19 फरवरी की देर शाम दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री मिलने का ऐलान हो गया और इसी के साथ खत्म हो गया सीएम के नाम का सस्पेंस। और न सिर्फ ये सस्पेंस खत्म हुआ बल्कि दिल्ली वालों को अगले मुख्यमंत्री के रूप में फिर से एक महिला नेता मिल गई, जिसने एक ओर दिल्ली वालों को उम्मीदें दी हैं तो वहीं दूसरी ओर खुद भाजपा को भी इस नाम के जरिए महिला को मौका न देने के आरोप से मुक्ति मिल गई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम को फाइनल करने के पीछे असल में भाजपा की क्या रणनीति है और अब दिल्ली विधानसभा फतह करने के बाद महिला मुख्यमंत्री के साथ उनकी टीम में शामिल किए गए मंत्रियों के जरिए आखिर आगे क्या साधने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी और साथ ही दिल्ली में किन चुनौतियों पर नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देना होगा ध्यान, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। गुरुवार 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और साथ ही उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए 6 और सहयोगियों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल में शामिल 6 मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला फोकस रेखा गुप्ता का रहा यमुना मैया की ओर। जब आम आदमी पार्टी की नेता व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने अपना इस्तीफा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सौंपा था तो उस समय वीके सक्सेना ने कहा था कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना नदी की सफाई एक अहम मुद्दा बनकर भी उठा था, जिसकी सफाई की शुरुआत दिल्ली में भाजपा सरकार के गठन से पहले ही शुरू करा दिया गया। तो वहीं एक बार पुनः सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक यमुना आरती के साथ ही शुरू की गई, जो साफ तौर पर दर्शाती है कि यमुना सफाई के जिस मुद्दे पर भाजपा ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित्त किया है वो उसकी सबसे प्राथमिक श्रेणी में शामिल है और सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी में उसने खुद उसे शामिल करते हुए उस जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया है और उस पर काम भी तीव्र गति से केंद्र सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है। दिल्ली की नई सरकार में किसे मिला कौन सा विभाग? दिल्ली में 27 साल के सुखाड़ को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की और साथ ही इस जीत के साथ दिल्ली को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की प्लानिंग के चलते चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है, जिनके ऊपर दिल्ली और दिल्ली वालों ने भी भरोसा जताया है। वहीं मंत्रालयों की यदि हम बात करें तो मंत्रालयों के बंटवारे भी कर दिए गए हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गृह, वित्त, सेवाएं और सतर्कता के साथ योजना विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को शिक्षा, लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन विभागों को उन्हें संभालना है। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा के हिस्से स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग विभाग आया है। इसके अलावा कपिल मिश्रा को जल, पर्यटन और संस्कृति विभाग सौंपे गए हैं और इनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। इसके साथ ही आशीष सूद को राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और पंकज कुमार सिंह को विधि, विधायी कार्य और आवास विभाग सौंपे गए हैं। और सभी मंत्रियों ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अपने मंत्रिमंडल को संभालने की योजना पर पहली मीटिंग भी कर ली है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाना बीजेपी की रणनीति। अब रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भले ही लंबी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन उनका चयन पहली नजर में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि के रूप में देखी जा रही है और महिला को बागडोर सौंपने की परंपरा का निर्वहन भी भाजपा की ओर से किया गया है। इसे संयोग कहें कि सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की सत्ता भले ही कांग्रेस पार्टी के पास चली गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली की सीएम की गद्दी पर फिर से शीला दीक्षित के रूप में एक महिला चेहरा ही विराजमान हुआ था।
बीजेपी ने 5 साल में 3 सीएम 27 साल पहले बनाए थे, तो वहीं कांग्रेस ने 3 बार केवल शीला दीक्षित को ही बतौर मुख्यमंत्री सीएम की कुर्सी पर बिठाया था। वहीं शीला दीक्षित ने भी दिल्ली में नए कीर्तिमान स्थापित किए थे और विकास का मॉडर्न चेहरा भी बनकर वो उभरी थी। वहीं अब 2025 में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता हुआ दिख रहा है। सत्ता का हस्तांतरण आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला सीएम आतिशी मारलेना से बीजेपी की नई सीएम रेखा गुप्ता के पास हो रहा है, यानी यूं कहें कि हो ही चुका है। दिल्ली में एक महिला की सत्ता को दूसरी महिला के हाथों में सौंपे जाने की यह कहानी वाकई में संयोग से कम नहीं है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई गई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पद की और गोपनीयता की शपथ ले चुकी हैं और उसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यभार को भी शुरू कर दिया है। दिल्ली की जमीनी राजनीति पर असर पड़ने की संभावना। वहीं आपको बता दें कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार बीजेपी की विधायक चुनी गई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता वंदना कुमारी को शिकस्त दी थी। दिल्ली में बीजेपी के साथ लंबे समय से रेखा गुप्ता जुड़ी रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की सक्रिय छात्र राजनीति का भी वो हिस्सा रही है। वहीं एबीवीपी की सचिव के पद पर भी वो काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्षद पद भी संभाला है और साथ ही पार्टी के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं दिल्ली की वास्तविक जरूरतों को रेखा गुप्ता भी विजेंद्र गुप्ता और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरह ही भलीभांति जानती हैं और समझती भी हैं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर जमीनी लड़ाइयां लड़ी हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली की सीएम बनाने से पार्टी को जो कई लाभ मिलेंगे, उनमें सबसे पहला तो यही होगा कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी का जनाधार पहले से और भी अधिक मजबूत होगा। पार्टी दूरगामी विजन को साध सकेगी और उसी के उद्देश्य से रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। वोटिंग में दिल्ली की महिलाओं के उत्साह का रिटर्न गिफ्ट। दिल्ली की सियासत में हार जीत के लिए जितना दलित और मुस्लिम का मुद्दा प्रमुख रहा है, उतना ही महिला का मुद्दा भी रहा है। बस में मुफ्त की यात्रा या मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं से दिल्ली में आम आदमी पार्टी शुरू से ही महिलाओं के वोट बैंक को साधती रही है, उसे अपने खेमे में उतारती रही है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उसकी काट निकाली और महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी महिलाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की और उसी क्रम में उन्होंने भी कई ऐलान किए थे। इसका नतीजा मतदान प्रतिशत पर भी दिखाई दिया। 70 विधानसभा सीटों में से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने इस बार सर्वाधिक मतदान किया था। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक महिलाओं ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 60.92% वोट किए, जबकि पुरुषों ने 60.20% मतदान किया है। चूंकि महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो महिला सीएम के फैसले को महिलाओं के हक की नई सौगात भी कही जा सकती है। महिला को मौका नहीं देने के आरोप से मुक्ति। दिल्ली में तकरीबन 46% महिला मतदाता है, यानी आधी आबादी महिला मतदाताओं की है। बीजेपी को प्रचार अभियान के दौरान ग्राउंड जीरो पर यह फीडबैक मिला कि महिलाओं की एक बड़ी तादाद अब भी आम आदमी पार्टी की तरफ ही झुकाव रखे हुए है। हालांकि नतीजों से यह बात सामने आई कि जिन 40 सीटों पर महिलाओं को, यानी जहां पर महिलाओं का वोटिंग फीसदी ज्यादा रहा है, उनमें से 29 सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिली है। इसके बावजूद बीजेपी ने महिला चेहरे को ही बतौर मुख्यमंत्री सबके सामने रखा है और रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है। बीजेपी पर अक्सर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि महिला चेहरे को सीएम के तौर पर मौका वो नहीं देती है या फिर उसकी सत्ता बदल दी जाती है। मध्य प्रदेश का उदाहरण सबके सामने था। मध्य प्रदेश में उमा भारती का मसला रहा हो या फिर दिल्ली में सुषमा स्वराज का मामला, यहां तक कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार सत्ता से दूर रखा गया और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम के पद तक ही सीमित रखा गया। इस तरह से दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने इन हमलों से खुद को फिलहाल के लिए बचा लिया है।
देश में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद दूसरी महिला सीएम रेखा गुप्ता ही है। केजरीवाल के वैश्य और हरियाणा कनेक्शन की काट। वहीं रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल तक निशाना साधा है। दिल्ली में करीब 7% वैश्य वोटर्स हैं। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। दिल्ली में वैश्य होने के नाते ही अरविंद केजरीवाल के प्रति भी वैश्य वोटर्स का झुकाव काफी ज्यादा रहा है। अब रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से यह तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है, या यूं कहें कि बदल ही गई है। इसके अलावा एक खास संयोग यह भी है कि वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता का संबंध भी हरियाणा से है, तो उन्हीं के समाज से आने वाले अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। यानी किसी भी मोर्चे पर बीजेपी ने मैदान को खाली नहीं छोड़ा है। आम आदमी पार्टी फिलहाल इस राजनीति में बहुत पीछे रह गई है। बीजेपी सभी मोर्चों पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा और रणनीति में घेरने और शिकस्त देने की कोशिश कर रही है, और कई स्थानों पर उन्हीं की भाषा, उन्हीं की तरकीब में जवाब भी कड़ा दिया है, जिसका असर यह हुआ कि दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से हाथ धो बैठे। कम शक्तियां अधिक काम, केंद्र से मिलकर होगा पूरा काम। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली में केंद्र सरकार और संसद का भी काम होता है। ऐसे में सुरक्षा और प्रशासन पर केंद्र का अधिक नियंत्रण होता है। वहीं इसके अलावा पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े हुए फैसले जैसे मामलों के साथ साथ उपराज्यपाल के पास मौजूद विशेष शक्तियों के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। और ऐसा ही जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उनके साथ भी है। वो सीधे तौर पर इन मामलों में खास करके पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ और व्यवस्था को संभालने यानी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित वो निर्णय सीधे तौर पर नहीं ले सकती है। लेकिन चूंकि केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है, और जैसा बीजेपी डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर अन्य राज्यों में काम करने की योजना पर अमल कर रही है और अन्य राज्यों में काम करते हुए सबके सामने उदाहरण पेश कर रही है, ठीक वैसे ही दिल्ली में भी काम करने की योजना बनाई गई है। यानी शक्तियां बेशक रेखा गुप्ता के पास थोड़ी कम है, लेकिन सामर्थ्य पूरा है। अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र और दिल्ली की डबल इंजन सरकार अपने वादों को कितनी शीघ्रता के साथ पूर्ण करते हैं। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।